हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकी। तो इसमें हम देखेंगे गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियां। ठीक है, ये देखेंगे। और इससे पहले हम बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम उनके सूत्र पढ़ चुके हैं, और इससे और पहले वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम भी पढ़ चुके हैं, जो उनका हम रूल्स जाने हैं और कई ऐसे एग्जाम्पल भी जाने हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा है। आज हम केंडाल रिसोर्स की विधियां देखेंगे, जिसे केंडाल या जेंडाल विधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल है बच्चों। क्या न्यूमेरिकल है 1.005 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड OC का एक जेंडाल विधि द्वारा विश्लेषण करने पर, ठीक है, विश्लेषण करने पर 100 ml में अवशोषित किया गया बचे हुए अम्ल, ठीक है, बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए सर्वप्रथम विलयन में जल मिलाकर उसका आयतन 500 ml किया गया। इसके 25 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 5 मिलीलीटर N/4 नॉर्मलता यानी OH की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करनी है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करनी है। तो बच्चों, इसमें हम बहुत आसान तरीके से इन सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, यह देखिए थर्ड स्टेप में देखेंगे। पहले थर्ड स्टेप से शुरू करते। तो हमारा OC कितना दिया है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भार कितना दिया है, 1.5 ग्राम। क्या दिया है, 1.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्या कह रहा है, 100 ml पर। ठीक है, 100 ml पर N/, क्या है, 2 है। यह हमारा क्या है, यह हमारा आपका आयतन है, V3 है, और यह नॉर्मलता है। फिर कह रहा है कि किया गया बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए सर्वप्रथम जल में, किसमें, H2O में, H2O में उसका आयतन कितना कर दिया, 500 ml। कितना कर दिया, 500 ml, जिसकी 500 ml किया गया। ठीक है, अब उसकी नॉर्मलता नहीं मालूम है, नॉर्मलता। ठीक, तो 500 ml। अब बच्चों 500, ये हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, अगर देखिए यहाँ पर 25 ml को पूर्णतः उदासीन करने पर, इसे हम V2 मान लीजिए, V2। और कह रहा है कि 25 ml को पूर्णतः उदासीन करने पर, तो 5 × 5 = 25, 25। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 5 ml V1/N/4, N/4 यहाँ पर ले लिए, N/4 NaOH ले लिए। तो बच्चों, हम देखते हैं आगे कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखिए, अज्ञात विलयन की नॉर्मलता पहले ज्ञात कर लेते हैं। अज्ञात जो Na2, तो क्या हुआ, N1 V1/V2। तो N1 कितना, 1/4, V1 कितना है, 5/25। तो इससे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा 5 कितना, 25 चौका 100, 5 1 आ गई 5, ये आ गया आपका, आ गया। तो बच्चों अब देखिए, अतः H2SO4 जो कैसा है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है। तो मान लीजिए यह N3V3 बराबर N4V4। तो मान रखने पर जो मान था 1/2 × 100 बट बराबर 5/100 × 5। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, इससे इससे डिवाइड हो गया, इससे इससे डिवाइड हो गया। तो आपका क्या, यहाँ पर कितना बचा, 50 ml, और यहाँ कितना बचा आपका, 5×5 = 25 ml। कितना बचा, 25 ml। अब कहेंगे शेष अम्ल का आयतन 50 - 25 बराबर 25 ml। नॉर्मलता हमारी कितनी हो गई, 1 हो गया। अतः अतः बच्चों, अतः n या प्रतिशत n बराबर, क्या हमारा फार्मूला होता है, 14 NV/W 1.4।
तो 1.4 नॉर्मलता आपका 1 दिया है, निकाले हैं। आयतन आपका 25 आ गया और ओसी कितना दिया है 1.5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25, आपका 25 चौका 100, 2.15, 21 पंजे 105, तो 70/2.1, तो दशमलव हटाएंगे 700/21। अब 21 तिया 66, फिर बचा 4, आपका 21 तिया 63 होगा, फिर आपका बचा 60, 21 तो हमारा 33.33% आ गया। आ गया बच्चों। अब हम जैसे एक नेक्स्ट और सवाल लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए, अगर ये आंकिक प्रश्न, अब देखिए, अगर एक, ठीक है सर, इतना हमारा क्या दिया है, ओसी दिया है जिस पर टेम्परेचर T1, जिससे T1 कितना दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 प्लस 273 बराबर 290 केल्विन। अगर T2 273 दिया है तो P2 इतना दिया है, तो P1 बराबर आपका इतने में से इतना माइनस करने पर आपका इतना बचेगा। अगर आपका V1 कितना दिया है 29 ml और V2 ज्ञात करना है, तो बच्चों हम गैसीय समीकरण पढ़े हैं। गैसीय समीकरण में क्या, V2 बराबर P1 V1 बटे T1 273/733.4 T2 बटे P2। अब हम जब मान रखेंगे इस प्रकार से, मान रखने पर डिवाइड करेंगे तो हमारा 29 से 29 डिवाइड हो जाएगा, फिर इससे काटेंगे 1 0 से 72, तो 273 गुणे 72/733 काटेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना 26.80 ml आ गया। किसका मान आया, V2 का मान आया। अब n% V2/8 इंटू डब्ल्यू, जो हम पहले फार्मूले में निकलवा चुके हैं, तो 26.8012/8 इंटू 021, जब डिवाइड करेंगे तो इतना नाइट्रोजन का प्रतिशत आ जाएगा। यह था हमारा क्या है, जिंडाल विधि द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, इतना ओसी दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दिया है, इतना उसका भार है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इतना है ग्राम है, ठीक है, इतना ग्राम है। आपका 0 पॉइंट, ठीक है, 36 इतना ग्राम है बच्चों, क्या है, H2O। अब इसमें पूछ रहा है कि कार्बन और कार्बन की प्रतिशत मात्रा और हाइड्रोजन की। तो पहले हम फार्मूले में ज्ञात हो चुका है कि प्रतिशत कार्बन बराबर 12/44, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और CO2 का 12 और 32 कितना हो जाएगा 44, कितना होगा 44, इंटू आपका CO2 का भार बटे आपका H2O का भार इंटू 100। तो अब बच्चों देखिए, आप इसमें से क्या करेंगे, लेंगे 12/44 और दशमलव हटाएंगे तो 44/76 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 44 से 44 डिवाइड हो गया, बच्चा एक। अब 3 चौक 12 और 19 चौक 76, तो चाहते हैं 12, ठीक है, और 19 चौक 76, जब इसको बचा आपका कितना 300 और 19, और एक बार जाएगा 30 में, तो आपका डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। अब हम निकालेंगे H प्रतिशत हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के 2 अणु और बटे ऑक्सीजन कितना 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 18, जो हम फार्मूले में। अब इंटू 0.36/0.76 जो ओसी दिया है, कितना दिया है ओसी, इंटू 100, तो 2/18, आपका 36 दशमलव हट जाएगा 36/76, तो 18 दूना 36, 19 दूना, अरे 38 दूना 76, और 2 से काटेंगे 19 दूना 38, अब बचा आपका 100, तो 100 में 19 पंचे 95, 5.26% आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला हमारा सवाल है देखिए, ये भी बहुत सरल है। जैसे दिया है, ओसी हमारा कितना दिया है, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना दिया है 0.3960,
जब इनमें CO2 की मात्रा दिया है, H2O की मात्रा दिया है, तो H प्रतिशत कार्बन निकालेंगे 12/44 इंटू आप CO2 का भार बटे आप कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। तो आप 12/44, ठीक है, और ठीक है 7920 दशमलव हट जाएगा, बटे 3960, अब इंटू आपका 100, 12, देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे आपको तो 33 18, ठीक है, इंटू 100, तो 18 × 100 और 33, जब भाग देंगे तो 54 दशमलव, ठीक है 54% आएगा। अब यहाँ पर H2O का निकाल लीजिए। एच के लिए 2/18 हो गया इंटू 0.3240 बटे 0.3960 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ 18 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ठीक है 18 अठारह 324, और यहाँ 2 से तो ये 198, तो 198, तो इसमें तो 1800 हो जाएगा, 198 भागे देंगे तो 9.09% आ जाएगा। तो आ गया। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? सॉल्यूशन देखिए करेंगे, जिनमें हमारा 0.1 क्या दिया है ग्राम, आपका ओसी दिया है, क्या दिया है ओसी, और यह किसके अमोनिया, इतना ml इसका आयतन है, n/5 नॉर्मलता H2। अब H2 की मिली तुल्यांक, तो तुल्यांक 30, ठीक है 30 × 1/5, तो 5 छक 30 आ गया। तो NaOH में प्रयुक्त हुए मिली तुल्यांक तो क्या हो जाएगा 20 × 1/10 बराबर 2। तो NH3 के बने तुल्यांक भार N भी बराबर 6 - 2 आ गया 4। तो बच्चों अब हम प्रतिशत निकालेंगे इसके लिए, तो किसका प्रतिशत निकालेंगे? N का प्रतिशत निकालेंगे, तो 1.4 इंटू 4/0.1, तो हमारा क्या होगा 14 त्रिक 42, 14 चौका 56% आ जाएगा। यह बहुत ही इजी और सरल था। तो बच्चों देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, H2SO4 में मिली तुल्यांक भार N बराबर क्या हो जाएगा, दिया है 30 × 1/2, तो 15 दूना 30 आ गया। NaOH में प्रयुक्त हुए मिली तुल्यांक, ठीक है 550/10, इससे डिवाइड होगा आपका आ गया 55, ठीक है। अब NH3 से बने हुए तुल्यांकी भार N में 15 - 5 बराबर 100, ठीक है 15 माइनस ये 5 ही आएगा, ठीक है बच्चों 5 ही आएगा आपका यहाँ 5। अब देखिए n प्रतिशत ज्ञात करना है इसके लिए, तो n 1.4 इंटू टू 10/0.25 दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1400/25 डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 56% आ जाएगा, जिनमें हमारा क्या दिया था आपका 0.25 ग्राम दिया था। तो ये हो गया आपका बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल में जैसे 0.1 OC दिया है, ठीक है इतना ml V3 दिया है N/2 H2SO4, तो N3, ठीक है N3, तो यहाँ पर देखिए 500 ml V4 मान लीजिए N4, ये हो गया नॉर्मलता, तो 20 ml में V2 और ये V1 हो गया और ये N1 हो गया NOH, तो N2 बराबर N1 V1 बटे V2, जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया 12/200, जब इसको ठीक है डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, तो 3 बटे कितना आ गया 3 बटे आपका 3 बटे बच्चों आपका 3/50 आ गया। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए H2SO4 विलयन में NH3 V3 N4 N4,
V4, ठीक है। तो मान रखने पर इसका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65/2, यहाँ पर इससे डिवाइड होगा तो 30 हो जाएगा, तो 65/2 और बराबर 30 शेष अम्ल का आयतन, शेष अम्ल का 65/2 माइनस से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर इसमें इसका तो ये 60 हो जाएगा, 60 में से 65 माइनस तो 5/2, तो n प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे n प्रतिशत निकाल लीजिए, n प्रतिशत निकालेंगे तो n अपान 2 इंटू 1.4/0.2, तो यहाँ पर रखेंगे मान 5/2 इंटू 14, 7 दूना 14, 7 आ गया, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका अपान 2, तो ऊपर 70/2 इंटू 1/2, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35/2 काटेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए एक सवाल है जिनमें आपका ओसी दिया है, ओसी आपका दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये CO2 दिया है इतना, H2O इतना दिया है, तो कार्बन का प्रतिशत 12/44 जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया कार्बन का, यह कार्बन का प्रतिशत कितना आ गया 39.6 आ गया, 39.6। अब बच्चों हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, जो हम पहले निकाल कर कई सवालों में बता चुके हैं, तो 2/18 इंटू 0.45 जो ओसी दिया है, ठीक है, बट आपका H2O है, H2O का भार ओसी दिया है 0.5 इंटू क्या है आपका इंटू 100 है, तो इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 और 9 पचे 45, आपका 5 आ गया, और ठीक है आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा 5 से 5 आपका बच्चा 100, यहाँ पर 1000 बचेगा, यहाँ 100 डिवाइड करेंगे आपका 10% आ गया, कितना प्रतिशत आ गया 10% आ गया। तो बच्चों अब देखिए n प्रतिशत निकाल लीजिए, 28 गुणे N2 का आयतन NTP पर इंटू 100/22,400 इंटू ओसी का भार, तो 28 इंटू आपका दिया है 62.4/22,400 इंटू 0.50 जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 15.6। अब हमें ओ प्रतिशत ज्ञात करना है ऑक्सीजन का, तो क्या करेंगे 100 लिखेंगे और सभी जितना आया है यह किसका है कार्बन का, हाइड्रोजन का और यह नाइट्रोजन का जोड़कर क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, हमारा क्या आ गया ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा आ गया। यह बच्चों था आप। तो बच्चों अब देखिए हमारा अगला है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात करना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इनके रूल्स जानते हैं। तो हमारा पहला रूल्स क्या है सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन सहित सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, तत्पश्चात सभी तत्व की प्रतिशत मात्राओं में उनके परमाणु भार से भाग देकर भाग्यांक ज्ञात करते हैं। तो बच्चों और क्या है, प्राप्त होने वाले भाग्यांकों को भाग्यांक के जो सबसे छोटा होता है उससे पुनः सभी में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। प्राप्त सरल, ठीक है, सरलतम अनुपात को यदि आवश्यक हो तो उचित गुणांकों का गुणा करके तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। सभी तत्वों के नीचे उनके परमाणुओं की संख्या, ठीक है, उनके परमाणुओं की संख्या के रूप में लिखकर उनका मूलानुपाती ज्ञात कर लेते हैं। कैसे लिखते हैं, उनके पदार्थ माने होता है नीचे लिखकर, ठीक है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र में स्थित तत्वों के परमाणु भार का योग करके यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं, ठीक। पुनः यौगिक के अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देकर कर पूर्णांक n ज्ञात करते हैं, जिससे पुनः मूलानुपाती सूत्र में गुणा करके यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो n बराबर क्या होता है अणुभार बटे सूत्र भार, ठीक। अणु अणु सूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र कोष्टक में n,
तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र, तो क्या होता है, अणुभार बराबर तुल्यांकी भार उनकी संयोजकता, या तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, 1000 इंटू भार, ठीक है, इंटू बटे एन इंटू भी, नॉर्मलता इंटू आयतन, या कह सकते हैं कि अणुभार बराबर 2 क्या 2 इंटू वाष्प घनत्व, क्या कह सकते हैं, वाष्प घनत्व। अगर बच्चों रजत लौड़ विधि, तो रजत लौड़ विधि में देखेंगे ई बराबर एजी लौड़ का भार बटे एजी का भार इंटू 10⁸ माइनस 10⁷। तो अब हम आगे देखते हैं, पहले बच्चों हम रूल्स की बात किए, अब वो समय आ गया है कि हम चलते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में जो, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत मात्रा इतना दिया है, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा इतना दिया है, तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 हो तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा सूत्र ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमने पहले की बात कर चुके हैं कि अब देखिए, अब यहाँ कार्बन का जो दिया है सर डैट, कार्बन का दिया है 40%, हाइड्रोजन का दिया है 6.6%। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कर लेते हैं, वह ऑक्सीजन का प्रतिशत आ जाता है, इसका आता है 100 और कार्बन प्रतिशत प्लस हाइड्रोजन प्रतिशत, और ये आपका 100, 40 प्लस 6.6, अब जोड़ेंगे तो 46.66 हो गया, 100 में से घटाएंगे 53.34 आ गया। अब हम बच्चों देखिए, एटॉमिक वेट परमाणु भार बराबर 2 इंटू 90 क्या है, वाष्प घनत्व, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 180 हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो पहले हम तत्व लिखेंगे, फिर प्रतिशत या अणुभार लिखेंगे, फिर सरल अनुपात लिखेंगे, फिर परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन 40/12, इनका प्रतिशत कितना है, 40/12 इनका अणुभार, तो और डिवाइड करेंगे, 12×36, फिर 4 बार 12×36, 12×36, फिर हाइड्रोजन का 6.66, 6.66/1 डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16 होता है या अणुभार, तो 16×48, फिर बचा आपका 5 बच रहा है, तो 16×48 आपका है। अब बच्चों क्या करते हैं, इनमें जिसकी सबसे कम रहता है उसमें प्रत्येक में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो बच्चों क्या है, आपका ये सबसे कम है तो 3.33/3.33 भाग देंगे तो 1 आएगा, 6.66 भाग देंगे आपका 2 आ गया, 3.34 इससे भाग देंगे तो 1, तो हमारा परमाणुओं की संख्या 1, 2 और 1 आ गया। अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, तो मूलानुपाती सूत्र या भार, तो हमारा कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका देखेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लीजिए। तो क्या होता है, कार्बन का अणुभार कितना होगा 12, हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, गुणे 1, यहाँ पर प्लस 16 लेंगे, यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 12 2 14 16 30 हो गया। अब हम n का मान निकालेंगे, n का मान हम क्या निकालते हैं, n का मान है हमारा अणुभार, पहले बात कर चुके अणुभार बटे सूत्र भार, तो हमारा अणुभार कितना है 180 है बटे 30, 36 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे अणुसूत्र, तो मूलानुपात सूत्र और क्या हो जाएगा 6, तो हमारा CH2 और कोष्ठ क्या हो जाएगा 6, तो इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यह 6, तो हमारा एक क्या आ गया, अणुसूत्र आ गया। तो बच्चों देखिए एक नेक्स्ट सवाल और है, एक नए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, जो हमको आ जाएगा समझ में। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का इतना प्रतिशत दिया है, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत,
नाइट्रोजन इतना प्रतिशत, शेष क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। यदि यौगिक का अणुभार 60 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या होता है, सॉल्व चलते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो हम बच्चों क्या करेंगे, प्रत्येक का पहले प्रतिशत लिख लिए। अब हम ऑक्सीजन का, तो प्रत्येक का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा कितना है, 73.32%। अब हम 100 में से 73 घटाएंगे तो 36.68% आ गया। अब बच्चों हम अणुभार निकालेंगे, तो हमारा 2 इंटू वी डी। तो वी डी क्या दिया है, जो आपका यदि यौगिक का अणुभार 60 है, क्या है 60, तो कितना हो जाएगा अणुभार, तो आपका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, 20 हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ इधर एलिमेंट्स लिख देंगे तत्व। अब इनका क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा और इनके परमाणु या अणुभार से भाग दे देंगे। तो 20/12 भाग दिए, इतना आ गया 6.66। तो 6.66 इसको भाग दिए, इतना आ गया। अब इस नाइट्रोजन का 14 होता है, सभी लोग जानते हैं 14 होता है। तो 46.66, जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया आपका 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और नाइट्रोजन 14, तो 16। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा। तो बच्चों जो इनमें से सबसे कम होगा हम उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे कम कौन है, ये है। जो इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.66, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा इतना आ गया। अब इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। तो कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका सूत्र भार ज्ञात कीजिए। सूत्र भार मतलब अणुभार। तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 14 दूना 28, और 16 जब निकालेंगे कि हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो n बराबर क्या होता है बच्चों, अणुभार बटे सूत्र भार। तो 60/60 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, यह हमारा अणु सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अणु सूत्र आ जाएगा, आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की इतनी प्रतिशत और हाइड्रोजन का इतना प्रतिशत उपस्थित है। इस यौगिक के, ठीक है, इस यौगिक के 0.48 ग्राम के जिंडाल विधि द्वारा क्रिया कराने पर उत्पन्न अमोनिया गैस को इतना ml, ठीक है, n/2 गंधक के अम्ल में अवशोषित किया गया। अम्ल के अधिक को उदासीन करने के लिए 76 ml/n/5 NaOH की आवश्यकता हुई। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, हमारा जितना ओसी दिया है, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड ओसी दिया है, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, NH3 में 50 ml n/2 H2SO4, जो क्या है 76, ठीक है, 76 ml n/5 NaOH। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो N1V1 बराबर N2V2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो 15×5 = 75, तो 15.2। तो बच्चों शेष अम्ल 25 माइनस इतना 9.8, तो n प्रतिशत निकाय 1.4 इंटू इतना, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 28.58% आ जाएगा। अब बच्चों हम ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा क्या करेंगे, 100, और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद घटाने पर कितना आ जाएगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। एक इनका सरल अनुपात निकालेंगे। इनमें इधर आप तत्वों का लिख देंगे, इधर आप प्रतिशत मात्रा बटे अणु भार, प्रतिशत मात्रा बटे अणु भार। तो बच्चों हमारा क्या है,
पहले हमारा था 48, कार्बन 48/12, 12 12 चौक 48, फिर नाइट्रोजन 8/1, 8% था। तो आपका ये हाइड्रोजन है बच्चों, क्या है? हाइड्रोजन। तो बटे इसका क्या हो जाएगा? 1 8 आ गया। नाइट्रोजन कितना? 14, तो 28 14 दूना 28, 0.4 आ गया। ऑक्सीजन कितना है? 15.42, ठीक है। आपका बटे आपका कितना आ जाएगा? 16, डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब बच्चों जिसमें सब जिसकी मात्रा सबसे कम हो उससे भाग दे देते हैं। इसमें सबसे मात्रा किसकी कम है? इसी ऑक्सीजन को 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1 मान लेते हैं। तो 4/1 4 आ गया, 8/1 8 आ गया, 2/1 2 आ गया 1। तो आप देखिए क्या हो जाएगा? C4 हो जाएगा, ए H8 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, A हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या आ जाएगा? इस समय क्या इसी को यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है? साधारण आसवन, साधारण इसका जिसे हम भाप आसवन का विधि भी कहते हैं, ठीक है। भाप आसवन विधि भी कहते हैं। तो साधारण आसवन को हम देखेंगे, जिसमें चलते हैं देखते हैं आखिर साधारण आसवन क्या होता है। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे देखिए आपका, ठीक है, दो द्रवों के क्वथनांकों का अंतर, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर उसका शोधन साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाता है, जिनमें क्या होता है? अवाष्पशील अपद्रव्य की अशुद्धियां, ठीक है, अवाष्पशील अपद्रव्य की अशुद्धियां युक्त द्रवों को इसी विधि के द्वारा आसवन किया जाता है। साधारण आसवन हेतु उपकरण के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसमें एक आसवन फ्लास्क में ठीक है आश्वित होने वाले द्रवों को लेते हैं। इस फ्लास्क को एक मुड़ी हुई नली द्वारा लीविंग, ठीक है, नली द्वारा लीविंग संघनित से जोड़ देते हैं। संघनित के दूसरे सिरे पर एक ग्राही रखा होता है। क्या रखा होता है? एक ग्राही, ठीक है, एक ग्राही रखा होता है जिससे आसु द्रव एक, ठीक है, एकत्रित होता है। आसवन फ्लास्क को एक छिद्र युक्त कार्क से बंद करके छिड़ में एक थर्मामीटर लगा देते हैं। आसवन से पहले फ्लास्क में कांच के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। क्या करते हैं? कांच के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। कुछ कांच के टुकड़े डाल देते हैं और जो उबलते द्रव को ठीक है, द्रव को उछलने द्रव को रोकते हैं, जिससे क्या होती है? अशुद्ध द्रव को आसवन फ्लास्क में गर्म करने पर द्रव धीरे धीरे वाष्पित होता है और वाष्प, ठीक है, वाष्प आपका जल संघनित में प्रवाहित होते हुए द्रवित होकर ठंडे जल संघनित में प्रवाहित होते हुए द्रवित होकर आश्रित ग्राहित में एकत्रित होता रहता है। इससे इस प्रकार धीरे धीरे वाष्पशील द्रव आश्रित होकर ग्राही में आ जाता है और अवाष्पशील, ठीक है, और अवाष्पशील धीरे धीरे अवाष्पशील आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, जिससे जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोबेंजीन का 211 सेल्सियस। तो बच्चों हम इसके फिगर देख लेते हैं जो भाप आसवन विधि के द्वारा होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? एक स्टैंड होता है, एक देखिए फ्लास्क है, ठीक है, ये संघनित है। यह आपका आसवन फ्लास्क है, इसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, या इसमें आपको बर्नल द्वारा जलाएंगे तो गर्म करेंगे तो इनमें जल प्रवाहित करेंगे, एक तरफ से जल इंटर करेंगे, एक तरफ से आउट। तो क्या होता है? ये संघनित है तो ग्राही में क्या होते हैं? शुद्ध जल एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाप आसवन विधि या साधारण आसवन विधि भी कहते हैं।
तो बच्चों देखिए प्रभाजी क्लिस्टरन क्या होता है, जब कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक और उनमें उपस्थित अशुद्धियों की विलेयता विलायक में लगभग समान हो और उनके मिश्रण में दोनों की आपेक्षिक मात्राएं अधिक होती हैं। क्या होती है? आपेक्षिक मात्राएं अधिक होती है, तो उनका पृथक या पृथक्करण एवं शोधन प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा किया जाता है। क्रिस्टलन को क्रम से कई बार दोहराकर पदार्थों को उनके मिश्रित विलयन से पृथक करके एवं संशोधन ही प्रभाजी क्रिस्टलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभाजी क्रिस्टलन कहलाता है। तो बच्चों क्या करते हैं, तो एक ऐसा स्टैंड होता है, ठीक है जिनमें स्टैंड में हम अशुद्धियों को भरते हैं। इनमें क्या होता है इस विधि का उपयोग उन कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जिनमें एक ही विलायक में विलय हो। एक ही विलायक में क्या हो? विलय हो। एक ही विलायक में विलय हो, मतलब क्या है, आपका जो आपका विलय है, ठीक है, आपका ये आपका विलायक है, क्या है? विलायक है। इसी में क्या हो? आपका विलय भी हो। क्या हो? विलय हो। ठीक है, विलय भी हो। तो इसमें क्या होता है, जो साधारण क्रिस्टल विधि सामान्य ही स्थिति में क्रिस्टल के अंश प्राप्त होते हैं, जो एक बार नहीं कई बार ऐसे किए जाते हैं। कार्बनिक द्रवों का शोधन, तो कार्बनिक द्रवों के शोधन के लिए समानता आसवन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आसवन क्या है? किसी द्रव को गर्म करके, किसी द्रव लिक्विड है उसको गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने पर, किसमें परिवर्तित करें? वाष्प में, मतलब वाष्प में परिवर्तित करने पर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में बदलने की क्रियाविधि को क्या करते हैं? आसवन। कोई पात्र हो, उसको जब द्रव में है तो उसको गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। तो बच्चों ठीक है, इस विधि में प्रथम प्रक्रम वाष्पन का है तथा द्वितीय प्रक्रम संघनन का होता है तथा वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों क्या होता है, देखिए होता है द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, ठंडा करने पर यह द्रव में बदल जाता है। तो वाष्पन क्या होता है? आसवन, वाष्पन प्लस संघनन, वाष्पन प्लस संघनन। तो आगे है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवाष्पशील द्रव, कैसे हो? अवाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांक में 40 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर हो, ठीक है, वे न स्थिर क्वथनांक की मिश्रण बनाते हो और न ही क्वथनांक से पूर्व अवघटित होते हो, को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। कौन सा? प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है प्रभाजी आसवन में उचित प्रकार के आसवन, क्या होता है? प्रभाजी आसवन में उचित प्रकार के आसवन उपकरण में वाष्पशील, कैसा हो? वाष्पशील, जो वाष्पशील द्रव के मिश्रण को धीरे धीरे, उपकरण में वाष्पशील द्रव के मिश्रण को धीरे धीरे उचित ताप पर या उचित ताप के रेंजों पर गर्म करके आश्रित होते हुए प्रभाजी प्रभाजों को अलग अलग ग्राही फ्लाक्सों में एकत्रित करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एकत्रित करते रहते हैं। इस प्रकार मिश्रण के घटकों का आंशिक पृथक्करण हो जाता है और प्रथम प्रभाज में कम क्वथनांक के द्रव की और अंतिम प्रभाजों में उच्च क्वथनांक के द्रव की प्रचुरता होती है। तो प्राप्त प्रभाजों को पुनः, तो बच्चों देखिए आसवन करने पहले से अधिक शुद्ध प्रभात प्राप्त होते हैं। पुनः यह आसवन का यह क्रम कई बार दोहराकर कार्बनिक यौगिक लगभग शुद्ध, ठीक है, शुद्ध प्राप्त, ठीक है, प्राप्त कर लिया जाता है। द्रवों के क्वथनांकों में लगभग 40 डिग्री से कम का अंतर होने पर, जैसे बेंजीन, पहले बात, उनका एक दूसरे से पूर्णतः पृथक्करण प्रभाजी आसवन द्वारा सरलता से हो जाता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक उपकरण लेते हैं, ठीक है,
इस उपकरण में आसवन फ्लास्क में संयोजित एक प्रभाज स्तंभ के ऊपरी भाग में स्थित पार्श्व नली से संघनित का एक सिरा संघनित का दूसरा सिरा ग्राही से जुड़ा होता है। प्रभाजक स्तंभ का उपयोग करने से प्रभाजकों को बार बार आसवन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। मिश्रण के घटकों का पूर्ण पृथक सरलता से हो जाता है। क्या होता है? सरलता से हो जाता है। इस प्रकार से हम बच्चों इन फिगर को लेंगे। फ्रैक्शनल कॉलम होंगे जिनमें क्या होंगे? फ्रैक्शनल कॉलम होंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? लेंगे द्रव को भरेंगे जो आपको बर्नल द्वारा यह संघनित है। ठीक है, इनमें वाटर और इन वाटर और आउट वाटर इसमें क्या करेंगे? एकत्र करेंगे। ठीक है, जो हमने पहले ऊपर लिखे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यह बच्चों क्या है? प्रभाजक स्तंभ है। ठीक है, प्रभाजक स्तंभ कांच की कई अवरोधकों से एक युक्त एक लंबी नली होती है जो प्रभाजक स्तंभ वाष्प के द्रवित होने के लिए उपलब्ध ठंडी सतह बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ठंडी सतहों को बढ़ाता है। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है जिससे जिससे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे संघनित द्रव और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे गर्म वाष्प का एक दूसरे से संघनित ठीक है संघनिष्ठ संपर्क हो सके। कुछ सामान्य प्रकार के प्रभाजक स्तंभ प्रदर्शित है। यह क्या है? स्तंभ है, प्रभाजक स्तंभ है। इसमें क्या करते हैं? इस प्रकार से कांच की एक बनी होती है जो हम क्या करते हैं? मिश्रण को ठीक है, मिश्रण को आसवन फ्लास्क में धीरे धीरे गर्म करने द्रवित वाष्पित होता है और वाष्प प्रभाजी स्तंभ में प्रवेश करता है। जैसे जैसे वाष्प ठीक है वाष्प प्रभाजी स्तंभ से ऊपर की ओर आ जाता है और उच्च कथनांक का घटक द्रवित से होकर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाता है तो स्तंभ में ऊपर की ओर जा रही वाष्प नीचे की ओर आ रही है। तो ठंडे द्रव के संपर्क में आने पर वाष्प का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और घटक द्रवित हो जाता है और द्रव का कम क्वथनांक होने पर घटक क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वाष्पित हो जाता है। भाप आसवन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में ठीक है अमिश्रणी और भाप में वाष्पशील होते 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 हैं उनका शोधन भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में क्या हो? अमिश्रणी हो, जल में घुल ना सके और भाप में वाष्पशील होते हैं। ठीक है, उनका शोधन भाप आसवन विधि द्वारा होता है। जैसे एनिलीन जल में अमिश्रण भाप में वाष्पशील, अतः इस भाप आसवन विधि द्वारा शोधित किया जाता है। भाप आसवन विधि का उपयोग समानतः अकार्बनिक यौगिकों के लिए किया जाता है जो निम्नलिखित विशेषताएं रखते हो। क्या विशेषताएं रखते हो? जो जल में अल विलय हो, अमिश्रणी हो, जो भाप में जो भाप में वाष्पशील हो सके। ठीक है, जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां उपस्थित हों, जिनका वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक, अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। भाप आसवन के अनुप्रयोग एलिन नाइट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन आदि द्रवों का नेप्थलीन ठीक है आर्थो नाइट्रोफिनॉल आदि ठोस यौगिकों का शोधन किया जाता है। और बच्चों पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का शोधन किया जाता है इससे। और क्या होता है? भाप आसवन का सिद्धांत क्या है? दो अमिश्रणी जो न घुल सके द्रवों के मिश्रण में किसी द्रव का ताप निश्चित ताप पर वाष्प दाब पर ठीक है शुद्ध द्रव के वाष्प दाबों के बराबर होता है, वाष्प के बराबर होता है तथा मिश्रण का कुल वाष्प दाब शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो बच्चों क्या होता है? यदि मिश्रण का क्वथनांक ठीक है मिश्रण का क्वथनांक पर जल और कार्बनिक द्रव या जल में अमिश्रणी या मिश्रण का कुल वाष्प दाब P हो तो उस ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब P1 और शुद्ध कार्बनिक यौगिक का वाष्प दाब P2 हो तो P बराबर P1 प्लस P2 बराबर वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों यदि मिश्रण का ताप क्या हो?
100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक हो तो P बराबर P1 बराबर 1 वायुमंडल तथा ठीक है P1 P2 ग्रेटर देन P ठीक है एक वायुमंडल इसी प्रकार यदि मिश्रण का ताप कार्बनिक द्रव में क्वथनांक के बराबर हो तो बच्चों क्या होगा P1 P प्लस PU2 ग्रेटर देन P तो वायु ठीक है एक वायुमंडल दाब से क्या होगा ज्यादा होगा। तो अगर बच्चों क्या हो आसुत या वाष्प में जल हो तो कार्बनिक द्रवों की आपेक्षिक मात्राओं की गणना किस इस समीकरण द्वारा क्या हो n1 बटे n2 बटे p1 p2 जो समी तो n1 क्या है आसुत में जल के मोलों की संख्या है आसुत में कार्बनिक OC के मोलों की संख्या है p क्या है मिश्रण में क्वथनांक पर जल का क्या है वाष्प दाब है तो p2 बराबर मिश्रण के क्वथनांक पर कार्बनिक द्रवों का वाष्प दाब क्या होगा वाष्प दाब। तो समीकरण जैसा हमने एक तो W/M1 इंटू M2 बटे W P1 बटे P2 तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि n बराबर W बटे M ले सकते हैं n बराबर W बटे M ले सकते हैं तो W1 बटे W2 P1 बटे P2 इंटू P1 तो W और ठीक है W1 W2 आश्रित जल का भार है M1 और M2 कार्बनिक यौगिकीय द्रव का भार है। तो इस विधि में क्या हम देखते हैं इस विधि में क्या होता है एक भाप आसवन विधि में अशुद्ध कार्बनिक द्रव में थोड़ा सा जल मिलाकर ठीक है थोड़ा सा जल मिलाकर उसे आसवन फ्लास्क में गर्म करने पर आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं और फिर गर्म मिश्रण में भाप जनित से भाप की धारा प्रवाहित होती है। तो ठीक है बच्चों भाप की धारा प्रवाहित होती है तो इनमें क्या होता है एक संघनित होता है ठीक है एक संघनित होता है उनमें क्या होता है जल ठीक है जल प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार जल और कार्बनिक यौगिक का आश्रित जल में आश्रित जल मतलब जल प्लस कार्बनिक द्रव जो ग्राही में एकत्रित होता रहता है कहाँ होता रहता है ग्राही में एकत्रित होता रहता है। तो बच्चों इसमें आश्रित से कार्बनिक तो जो जल में अविलय हो उसको पृथककारी फलक द्वारा पृथक किया जाए तो इनमें क्या होता है बच्चों देखिए एक फ्लाक्स होता है ठीक है इसमें आसवन होता है इनमें वाटर होता है ठीक है जो हम क्या करेंगे यह आपका संघनित होता है ठीक है एक क्या यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें लिक्विड टू भी मतलब द्रव से वाष्पित होता है ठीक है वाष्प होता है इसमें तो इनमें क्या होता है एडाप्टर एडाप्टर में क्या होता है डिस्टिलाइज लिक्विड होता है वाष्पशील लिक्विड पहुंचता है ठीक है तो बच्चों यह आपका क्या था यह आपका फिगर है। तो बच्चों निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन साधारण कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं अतः इनको साधारण आसवन द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता है जो द्रव को अपने क्वथनांक से पूर्व या अपने क्वथनांक से पूर्व अपघटित कर देते हैं कहते हैं इन्हें संशोधित करने के लिए निर्वात आसवन का प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है निर्वात। तो निर्वात जो इनका क्या सिद्धांत है किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है। किसी द्रव का उबलना तभी संभव होता है जब क्या होता है किसी द्रव का उबलना तब संभव होता है जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए जो जितना वायुमंडल का टेम्परेचर है उससे बराबर हो जाएगा तब वह उबलेगा अतः किसी द्रव का दाब कम या अधिक करने पर उसके उबलने का तापक्रम बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यदि किसी द्रव को आसवन करना जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। अब बच्चों क्या है निर्वात आसवन विधि निर्वात आसवन विधि निर्वात आसवन विधि कम दाब पर कैसे कम दाब पर आसवन एक विशेष प्रकार के उपकरण में किया जाता है एक विशेष प्रकार के उपकरण में किया जाता है ग्राही को एक निर्वात पंप से जोड़कर दाब कम कर लिया जाता है। अब ग्राही तथा पंप के बीच एक नैनोमीटर जो दाब का मान बढ़ाता है प्रयोग में पंप द्वारा दाब कम कर लिया जाता है और
ठीक है, मैग्नेटोमीटर द्वारा उसका स्थिर रखा जाता है। शेष प्रक्रम पूर्व में वर्णित आसवन की तरह होता है। उदाहरण में जैसे हम कोई देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 760 मिलीमीटर दाब पर ग्रिसलिन का क्वथनांक 290 डिग्री, परंतु इस ताप पर ग्रिसलिन अवघटित हो जाता है और ग्रिसलिन का शोधन करने के लिए हमें इस आसवन दाब पर करते हैं। दाब घटाकर इतना मिलीमीटर करने पर इसका क्वथनांक केवल 180 डिग्री रह जाता है तथा इस ताप से ग्रिसलिन बिना अवघटित हुए सरलता से अवघटित हो जाता है सरलता से अवघटित हो जाता है। इस प्रकार चीनी के उत्पादन में कम दाब पड़ता है। चीनी के उत्पादन में बच्चों क्या करता है, कम पड़ता है। तो बच्चों जो गन्ने का रस का सांद्रण करते हैं, ठीक है, इस विधि द्वारा एक क्या होता है, थर्मोमीटर होता है, एक आसवन फ्लास्क होता है जिससे वाटन क्या होता है, यहाँ जाता है, इससे वाटन निकलता है तो यह डिस्ट्रॉयज हो जाता है। और बच्चों क्या होता है, एक मोनोमीटर लगा होता है, ठीक है, वैकेंट पंप होता है, रिसीवर होता है, कंडेंसर। तो इस प्रकार से हम करते हैं, क्या करते हैं, निर्वात आसवन विधि। निर्वात आसवन विधि इस प्रकार से हम फिगर को बनाते हैं, इस प्रकार से हम इसको बैनर द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बच्चों वर्ण लेखन अथवा वर्ण प्रक्रम क्रोमटोग्राफी। क्रोमटोग्राफी होता है एक रसायन वनस्पति वैज्ञानिक स्वेट, ठीक है, स्वेट जो थे उन्होंने हाँ मिकाले ट्विस्टे ने 1900, ठीक है, 1903 में वर्णात्मक अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित यौगिकों के शोधन या पहचान एवं मिश्रण के पृथक की प्रविधियां प्रस्तुत की जिसे अधिशोषण या क्रोमटोग्राफिया वर्ण या वर्ण लेखन कहते हैं। तो बच्चों वर्णात्मक अधिशोषण से अभिप्राय है विलयन के विभिन्न घटकों का किसी अधिशोषक पर विभिन्न अधिशोषण क्षमताओं के क्रम में अधिशोषित होने से है। तो स्वेड ने सर्वप्रथम कहा कैल्शियम कार्बोनेट के अधिशोषक पर वनस्पतियों के रंजकों के शोषण का अध्ययन किया था। वर्ण लेखन विधि एक जटिल मिश्रणों के पृथक्करण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। साथ ही यह विधि माइक्रो स्केल पर भी प्राप्त की जा सकती है। जो इस विधि के प्रमुख विशेषता क्या है, यदि मिश्रण में कोई भी कार्बनिक अल्प मात्रा में हो तो उसका पृथक्करण तथा संशोधन संतोषजनक रूप से किया जा सकता है। यह ग्रीक भाषा में क्रोमा, ठीक है, क्रोमा मतलब होता है रंग या वर्ण, ग्राफी मतलब होता है लेखन, जो कि इस विधि का उपयोग प्रारंभ में रंगीन यौगिकों के संशोधन और पृथक्करण में किया जा सकता था, इसलिए इसको वर्ण लेखन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या था, आगे हमारे थे विलियम्स, ठीक है, विलियम्स ने 1925 में लेखन की निम्न परिभाषा दी, किसी मिश्रण की कुछ या सभी अयों को सांद्रित क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्र में प्रावस्था में जिन में वो पहले उपस्थित थे वह पृथक करने के प्रमुखों को वर्णलेखन कहते हैं। तो बच्चों यह हमारा क्या था, कार्बनिक रसायन की कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीक का दूसरा पार्ट था। तो बच्चों जिसमें चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर इसका आएंगे जिनमें हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, रिजोनेंस की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे।